नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियाँ। वैसे तो अंग्रेज़ों ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए अनेकों नीतियाँ अपनाईं, लेकिन उन सभी नीतियों में दो नीतियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक सहायक संधि प्रणाली और दूसरी डलहौजी की विलय नीति। इन दोनों नीतियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को अपने चरम बिंदु पर पहुंचा दिया था। इन दोनों नीतियों के अंतर्गत अपनी पिछली वीडियोस में हम सहायक संधि प्रणाली के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अपने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के बारे में। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तरफ आधुनिकीकरण की नीति, जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी भारत में कुछ आधुनिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ विद्वान भ्रमवश लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कह देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी की नीति विस्तारवादी थी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति। इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध द्वारा, कुशासन के आरोप द्वारा और विलय नीति द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी की आधुनिकीकरण की नीति कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति को सहारा देती थी और दोनों ही ब्रिटिश हितों के लिए बनाई गई थीं। वीडियो में आगे बढ़ें और इन नीतियों के बारे में जानें। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी भारत में एक ब्रिटिश गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इनका प्रशासन एक तरह से साम्राज्यवादी विस्तार से प्रेरित था और इनके कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार अपने चरम बिंदु पर था। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी ने अनेकों नीतियाँ अपनाई विस्तार के लिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को प्रसारित करने के लिए, लेकिन फिर भी इनकी कुछ नीतियाँ या कहीं इनके कुछ ऐसे सुधार हैं जो आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही रेल, तार और डाक विभाग की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, इन्हीं के समय में व्यावसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा सुधार और सामाजिक सुधार किए गए। ये कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किए गए। अगर हम बात करें रेलवे की, तो भारत में रेलवे की नींव भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही पड़ी थी। भारत में पहली रेल मुंबई से लेकर ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर तक 16 अप्रैल 1853 में चली और इसमें 3 डिब्बे थे, जिसमें से पहले डिब्बे का नाम था सिंध, दूसरे का साहेब और तीसरे का सुल्तान। इतना ही नहीं, लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच एक तरह से घोषणा पत्र आया, जो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। मतलब इसमें आधुनिक शिक्षा से संबंधित अनेकों प्रावधान थे। इतना ही नहीं, इन्हीं के समय में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा का वर्गीकरण भी किया गया। हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधारात्मक प्रयास किए गए। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के समय में भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई, जो कि मुख्य रूप से बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में स्थापित किए गए थे। इन्हीं के समय में लोक शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की गई शिक्षा की निगरानी के लिए और रुड़की में एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी खोला गया। 1854 में एक एक्ट द्वारा डाकघर की स्थापना की गई और तार व्यवस्था की भी संचालन सुविधा शुरू की गई लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही। हम कह सकते हैं कि 1853 में पहली बिजली से चलने वाली तार सेवा इन्हीं के कार्यकाल में कोलकाता से आगरा तक चलाई गई थी और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत भी की गई। इससे पहले इस सेवा के लिए अधिकारियों को मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही पहली बार इस सेवा के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। लॉर्ड डलहौजी ने अपने सुधारों के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। यह विभाग पहले भी था, लेकिन इससे पहले इस विभाग की देखरेख सेना के अंतर्गत थी, मतलब यह विभाग सैनिक विभाग के अंतर्गत आता था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को सभी के लिए खोल दिया, विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया और बॉम्बे, कराची, कोलकाता बंदरगाह पर अनेकों आधुनिक सुविधाएं स्थापित की। इन्हीं सब सुधारों के मद्देनज़र ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत के निर्माता थे।
लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जितने भी सुधार किए गए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, डाक व्यवस्था से संबंधित हो, इनका विकास औपनिवेशिक हित से संचालित था। इसलिए यह कहना कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत के निर्माता थे, यह तर्कसंगत नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति। इस नीति में हमें जानना होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए मुख्य रूप से 3 नीतियों का प्रयोग किया। एक युद्ध के द्वारा, दूसरा कुशासन के द्वारा और तीसरा गोद निषेध प्रथा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बात करें एक एक करके इन सब की, तो युद्ध द्वारा विस्तार की नीति का प्रयोग करते हुए डलहौजी ने 1849 में पंजाब को और 1852 में लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो वहीं दूसरी तरफ कुशासन के आरोप का प्रयोग करते हुए डलहौजी ने विस्तारवादी नीति के तहत 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ गलती से अवध की जगह अवधारणा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन यह अवध है। और सबसे महत्वपूर्ण नीति है गोद निषेध प्रथा, जिसका प्रयोग करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने लगभग संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस तरह सबसे महत्वपूर्ण बात यही आ जाती है कि डलहौजी की गोद निषेध प्रथा क्या थी और किस प्रकार डलहौजी ने इस नीति का प्रयोग करते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। दरअसल अगर इस नीति के आधार की बात करें तो इस नीति में स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि भारत के जिस भी राजा के पास अपना बायोलॉजिकल बच्चा नहीं होगा, जिसके पास अपने खुद की संतान नहीं होगी, उस राजा की मृत्यु के बाद उस राजा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब वह राजा किसी भी गोद लिए हुए बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। इसी को कहा गया डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। मतलब पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति ही डलहौजी की गोद निषेध प्रथा कहलाती है। मतलब गोद लेने से निषेध की प्रथा, मना करने की प्रथा। इस नीति के तहत जहां एक तरफ डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और उसने घोषणा की कि हमारी नीति भारत में देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की है, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन स्थित ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि नए करों की प्राप्ति और नए क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ा जाएगा। स्पष्ट रूप से डलहौजी की इस नीति को ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने जो लंदन में स्थित थे, उन्होंने भी अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। इस तरह डलहौजी ने इस नीति का प्रयोग करते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र को बदल डाला और यह इतनी तेजी से किया कि वह किसी भी युद्ध के माध्यम से संभव नहीं था। डलहौजी ने इस नीति का प्रयोग करते हुए दावा किया कि कंपनी के पास वही सर्वोच्च सत्ता है जो मुगल सम्राटों के पास होती थी। मतलब जो अधिकार मुगल सम्राटों के पास थे, वही अधिकार ब्रिटिश कंपनी को भी है। लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि ब्रिटिश कंपनी ने 1825 में तो गोद प्रथा को मंजूरी दे दी थी। मतलब कह दिया था कि जो भी राजा गोद लेता है किसी भी बच्चे को, उसे अपना राज्य उस बच्चे को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। मतलब 1825 में कंपनी ने गोद लेने की प्रथा को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन आगे चलकर 1834 में कंपनी ने इस नीति में परिवर्तन करते हुए गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि कंपनी के विवेक पर यह निर्भर करेगा कि वह इस नीति का प्रयोग करे या ना करे। यह सब कंपनी के अधिकार पर निर्धारित होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोद लेने के संदर्भ में कंपनी के पास कोई निश्चित नियम कानून नहीं थे और इसी अनिश्चितता का प्रयोग करते हुए डलहौजी ने, या कहें इसी अनिश्चितता का लाभ उठाते हुए डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की एक नई योजना प्रस्तुत की और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का साधन बना दिया इस नीति को। इस नीति के तहत डलहौजी ने भारत के अनेकों देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जैसे कि सूरत, जोधपुर, संबलपुर, बालघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस गोद निषेध प्रथा के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य, या कहें कंपनी के पास कुछ ऐसे अधिकार थे जिसके माध्यम से कंपनी ने भारतीय राज्यों को, या कहीं देसी रियासतों को कई वर्गों में बांटा था। एक वर्ग में उन देसी रियासतों को रखा गया था जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया था और इन्हें गोद लेने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे राज्य जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप था, उन्हें गोद लेने की पूरी तरह मनाही थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ थे,
उन्हें गोद लेने से पहले ब्रिटिश अधिकारियों से सहमति लेनी पड़ती थी। और तीसरे नंबर पर ऐसी देसी रियासतों को रखा गया था जिन्हें गोद लेने के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो इस तरह डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के आधार पर भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया। इस नीति के क्या परिणाम निकले, अंत में यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस नीति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का एक विशाल क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया और इस विशाल क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार को कच्चा माल सुगमता से प्राप्त हो जाता था और उस प्राप्त माल से बने उत्पाद को बेचने के लिए भी ब्रिटिश सरकार के पास एक विशाल बाजार उपलब्ध हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ इस नीति का प्रयोग करके डलहौजी ने भारतीय मानचित्र को इस प्रकार बदला जो किसी भी अन्य सैन्य अभियान से संभव नहीं था। और इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत में कुछ क्षेत्र या कहें कुछ देसी रियासतें असंतुष्ट हो गईं ब्रिटिश से और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर अनेकों विद्रोह सामने आते हैं और अंततः 1858 में कंपनी की सत्ता समाप्त हो जाती है और ब्रिटिश सरकार देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।